जय हिंद अग्निवीर फौजियों। तो चलिए, शाम के देखो 7 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारा आज का इंडियन आर्मी का बिल्कुल नया स्पेशल क्लास करने का। 17 अप्रैल आर्मी ऑनलाइन परीक्षा के लिए देखो हमारा रोज 17 अप्रैल अग्निवीर आर्मी परीक्षा पेपर हम लोग बना रहे हैं। पूरे 50 सवालों का आर्मी पेपर जो है हम लोग बनाएंगे। पूरे 50 सवालों का आर्मी पेपर जो है देखो हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के क्लास को। 15 जनवरी 2023 आर्मी परीक्षा पर आधारित पेपर रहेगा। जैसा अभी 15 जनवरी 2023 को अग्निवीर वालों का पेपर आया था, सेम पेपर जो है देखो हम लोग बनाएंगे। 35 प्लस टारगेट हमेशा देखिए 35 प्लस का रखिए। अगर 40 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश 40 की ही करनी है। पर आज जितने भी लोग 35 प्लस होंगे उनका सिलेक्शन समझो कि काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, उनको रनिंग में जाने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, भाग ए में जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग जैसा आपका पैटर्न है उसी पैटर्न पर टोटल सवाल करने वाले हैं। टोटल याद रखना आपके 50 सवाल होते हैं, एक सवाल होता है 2 नंबर का, टोटल आपके 100 नंबर रहेंगे। ठीक है, कोशिश ये करना है कि 50 में से कैसे भी 40 प्लस सवाल जो है आपके देखो सही हो जाएं एग्जाम में। ठीक है, ये अगर रहेगी तो 17 अप्रैल को सिलेक्शन सबका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जरा एक एक बार सभी लोग क्लास को, सेशन को जल्दी से शेयर कर दो, जितना ज़्यादा दोस्त तक शेयर कर सकते हो। इसके साथ साथ सभी लोग जो है लाइक बटन जल्दी से प्रेस करेंगे, और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को, आज के सेशन को। सभी लोग देखिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, जुड़ने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और याद रखिएगा क्लास 2 टाइम आ रहा है, रोज दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी का जीके जीएस का टॉपिक वाइज टेस्ट हम लोग लगा रहे हैं, और रोज शाम 7 बजे जो है देखो हम लोग इंडियन आर्मी का मॉडल पेपर या फिर प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। तो शाम 7 बजे और दोपहर 1 बजे इन दोनों क्लास में जरूर जुड़ो। केवल इन दोनों क्लास को अटेंड कर लो, 50 में से 40 प्लस कर लोगे अपना एग्जाम में। ठीक है, पर जुड़ो, कंटिन्यू कंटिन्यू पढ़ो। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि 17 अप्रैल को सभी लोग जो 40 प्लस बनाने वाले हो। तो चलो शुरू करते हैं क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपके सामने दिया हुआ है। वन है, देखो यहाँ पे आपका प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है। वेयर इज द फेमस चिल्का लेक लोकेटेड। केरल में है, उड़ीसा में है, पंजाब में है या उत्तराखंड में है। याद रखिएगा जो चिल्का झील है ये देखो आपका स्थित कहाँ पे है, तो स्थित है उड़ीसा में। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। विच माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया इज लेटेस्ट। नन ऑफ दिस, ए में है, बी में है अरावली, सी में है हिमालय, डी में है सतपुड़ा। तो याद रखिएगा भारत की जो कौन सी पर्वत चोटी श्रेणी नवीनतम है, सबको आंसर करना। राइट आंसर देखो इसका ऑप्शन नंबर सी हिमालय होगा। ठीक है, जो भी आंसर सी को कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ अशोक, अशोकाज इंस्क्रिप्शंस क्या है। देवनागरी है, ब्राह्मी है, गुरुमुखी है या फिर डी में नन ऑफ दीज है। अशोक के जो शिलालेख है उसकी लिपि क्या है, तो सबको ध्यान में रखिएगा अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो देखिए ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है, तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में। जो भी ब्राह्मी करो बिल्कुल सही जा रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज द जोजिला पास लोकेटेड। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में सिक्किम। निम्न से किस राज्य में जो आपका देखो जोजिला दर्रा स्थित है। तो सबको याद रहेगा जो जोजिला पास है, जो जोजिला दर्रा है कहाँ पे है, तो बिल्कुल सही। जिनका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल सही बता रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका कि भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है। वेयर इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया लोकेटेड। हैदराबाद, श्रीनगर, देहरादून या फिर बंगलुरु। इनमें से कहाँ पर जो है देखो आपका भारत की सिलिकॉन वैली, वेयर इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया लोकेटेड, ये जो आप सबको बतानी है। तो याद रखिएगा, सभी को शायद याद ही होगी। और राइट आंसर क्या है, तो बेंगलोर। जिनका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही बता रहे हो। बेंगलोर जो है, इस बेंगलोर में जो है भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया लोकेटेड कहाँ पे, तो बेंगलुरु में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि दिया हुआ है देखो आपका कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया। व्हाट इज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारता। यहाँ पे क्या है, सॉरी बताना है कि महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है। व्हाट इज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत क्या है। रजनामा है, हजनामा है, ऑप्शन नंबर सी में ए एंड बी दोनों है या फिर ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज है। इनमें से महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है, तो याद रखिएगा द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारता इज रजनामा। क्या है, तो वो रजनामा है। जिनका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल सही बता रहे हो। और रजनामा को किसने लिखा था, तो यहाँ पे नोट कर लेना सबको। अगर सबको पता होगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पता नहीं है तो नोट कर लीजिएगा। अब्दुल
कादिर बदायूनी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा जो है, अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा जो है देखो पर्शियन ट्रांसलेशन किया गया था महाभारत का। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा रजनामा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है। हु इज नोन एज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। मोहिंदर सिंह को, अजीत पाल सिंह को, जो यहाँ पे दिया हुआ देखो आपका जोगिंदर सिंह को, या फिर ऑप्शन नंबर डी में मिल्खा सिंह। इनमें से किसे जो है भारत का फ्लाइंग सिख कहते हैं, सबको बताइएगा। याद रखिए आज आपको जो भी क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट में मैंने दे रखे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन देखो 2018 से लेकर 2021 तक के इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से हैं। जो भी क्वेश्चन आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 45 में कर रहे हो, ये देखो पूरा का पूरा जो है आपका 2018 से लेकर 2021 के बीच के क्वेश्चन पेपर का जो भी मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है उसी को शामिल करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, तो भारत का फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह जी को। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। पोंगल इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। केरल, तमिलनाडु, असम या फिर कर्नाटक। बताइएगा सभी कि जो पोंगल है ये किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो क्या होगा आंसर, बिल्कुल सही। जिनका भी आंसर बी तमिलनाडु का जा रहा है, बिल्कुल सही बता रहे हो। जो पोंगल है ये आपका देखो किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो तमिलनाडु का जो है पोंगल प्रमुख त्यौहार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। व्हाट इज डालमिया नगर ऑफ बिहार फेमस फॉर। रेशम के लिए, सीमेंट के लिए, चमड़ा के लिए या फिर जूट के लिए, सबको बताइएगा। याद रखिए सबको टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर जो भी चैनल के अपडेट्स होते हैं मैं अपने नोट्स आपको शेयर करते रहता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक है, वहां पर आपको इस क्लास का पीडीएफ जो है वो रात 9 बजे तक सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बिहार का जो डालमिया नगर है ये देखो आपका सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखिए यहाँ पे आपका कि एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था। फर्स्टली विच कंट्री ऑर्गेनाइज्ड द एशियन गेम्स। कोरिया ने, भारत ने की थी, जापान ने की थी या फिर चीन ने की थी। किस देश के द्वारा जो है एशियन गेम्स का सबसे पहला बार मेजबानी किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था किस देश में। तो सभी को लगभग पता है राइट आंसर क्या होगा और बिल्कुल सही आंसर सभी कर रहे हैं। राइट आंसर क्या है, तो भारत। भारत में जो है देखो आपका एशियन गेम्स की मेजबानी करी गई थी। भारत में भी कहाँ पे, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। व्हाट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। आज आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं अभी के प्रैक्टिस सेट में ये सारे के सारे क्वेश्चन देखो 2018 से लेकर 2021 के बीच के हैं। जो भी क्वेश्चन इस पीरियड में सबसे ज्यादा पूछे गए उसी क्वेश्चन को शामिल किया हुआ है। तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है, तो वो है मैकमोहन रेखा। लगभग सभी को बताओ, याद रखिएगा इसे LAC भी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था, ध्यान रखिए सबको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है मैकमोहन रेखा को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है। विच रिवर कम्स डायरेक्टली इनटू द गंगा। चंबल, सोन, बेतवा या फिर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ देखो केन। बताना है कि इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो कि सीधे जहां से निकलती है वहां से कहीं नहीं मिलती है, सीधे गंगा में ही आकर मिल जाती है। तो वो नदी कौन सी है, बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सोन। कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है, तो वो नदी है आपकी सोन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। दयानंद सरस्वती जी थे, राजा राम मोहन राय जी थे, स्वामी विवेकानंद जी थे या फिर एनी बेसेंट जी थे। इनमें से किसके द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। तो याद रखिएगा आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज की जो स्थापना है ये देखो आपका किया गया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। बिल्कुल सही, सभी के आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखिए यहाँ पे आपकी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपका कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा या कृष्णा। अभी आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो तो आप सबने देखा कि कितना रिपीटेड ये क्वेश्चन रहा है। सबको बताएगा कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। जिन्होंने अभी तक क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपकी चल रही है। उसके साथ साथ जो भी चैनल पे नए होंगे वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट डाउन कर लीजिएगा। चलिए क्या दिया हुआ है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जो सरदार सरोवर परियोजना है वो आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो आपका दिया हुआ है कि खजुराहो का मंदिर किस धर्म से है। खजुराहो टेम्पल इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर ऑप्शन नंबर डी हिंदू तथा जैन धर्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, देखो खजुराहो का मंदिर का संबंध पूछा है। तो खजुराहो के मंदिर के देखो 4 भाग है, जिसमें से दो
जो 2 भाग है वो जैन धर्म को रिलेटेड है और जो 2 भाग है वो हिंदू धर्म को रिलेटेड है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो खजुराहो का मंदिर है ये देखो आपका हिंदू एंड जैनिज्म दोनों से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है और यहाँ से जो है देखो आपका जीएस सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, जनरल साइंस सेक्शन। ठीक है, चलिए सबको बताइएगा कि रसायनों का सम्राट कहलाता है द किंग ऑफ केमिकल्स कॉल्ड। किसको जो है रसायनों का सम्राट बोलते हैं, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। सल्फ्यूरस अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, नाइट्रिक अम्ल को या फिर नाइट्रस अम्ल को। तो बहुत बार प्रीवियस ईयर में आया है, आप सबने देखा है कि बहुत बार जो है ये क्वेश्चन आप सबने बनाया है। रसायनों का सम्राट वाला क्वेश्चन बहुत बार अभी आप सबने प्रीवियस ईयर कर रहा था तो आप सबने देखा हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा? देखो तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, रसायनों का सम्राट के नाम से किसको जानते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं द फेनोमेनन ऑफ लाइट कमिंग बैक आफ्टर हिटिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन, निम्न में से प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये आप सबको बतानी है। अपवर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। तो सभी के आंसर बिल्कुल सही आने में जाना। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियो एक्टिव मटेरियल? यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम या फिर आपकी सोडियम। निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि आपका रेडियोधर्मी नहीं है? यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम या फिर सोडियम। तो बिल्कुल सही, ये तो देखने से पता चल रहा है। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर डी, जो सोडियम है ये देखो आपका एक रेडियोधर्मी, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो आपकी दी हुई है कि भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द कंपाउंड रिलेटेड टू भोपाल गैस ट्रेजेडी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी में बहुत बार रिपीटेड रही है। तो भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? तो वो देखो आपका था यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड। राइट आंसर क्या होगी? तो MIC भी बोलते हैं, याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो आपकी दी हुई है कि कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स कॉल्ड? एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ओंटोलॉजी या फिर देखो आपकी दी हुई है इक्थियोलॉजी। तो राइट आंसर क्या होगी? तो सभी को सब लगभग पता है राइट आंसर क्या होनी है। तो देखिए कीड़ों के अध्ययन को जो है एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सी राइट आंसर क्या होनी है? तो ऑप्शन नंबर बी, कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि सौर मंडल की खोज किसने की? हु वॉज डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम? न्यूटन, केपलर, कॉपरनिकस या फिर गैलीलियो। निम्न में से कौन से ऐसे हैं जिनके द्वारा सौर मंडल की खोज की गई थी? राइट आंसर क्या होनी है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस के द्वारा जो है सौर मंडल की खोज की गई थी। राइट आंसर क्या होगी? तो सौर मंडल की खोज करने वाले थे कॉपरनिकस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले यहाँ पे देखो आपका ऑप्शन ए होगी, ये मिस टाइप हुई है हमसे, इसको सी कर लीजिएगा सभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया गया है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? हु प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ मोशन ऑफ द प्लैनेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको बताना कि ग्रहों की गति का नियम निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन ने दिया था, केपलर ने दिया था, कॉपरनिकस ने दिया था या फिर गैलीलियो ने दिया था। तो लगभग सभी को पता है राइट आंसर क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी, केपलर। ठीक है, जो ग्रहों की गति का नियम है द लॉ ऑफ मोशन ऑफ द प्लैनेट्स इज प्रोपाउंडेड बाय केपलर। ठीक है, राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रहों का गति का नियम केपलर द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो आपका कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन? ऑर्टू, घेंघा, मीजेट या फिर ऑप्शन नंबर डी में मधुमेह। जो आयोडीन की कमी होती है तो निम्न में से क्या रोग होता है? कौन सा रोग जो है आपकी आयोडीन की कमी से हो जाती है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, घेंघा। बिल्कुल सही, आयोडीन की कमी से जो होने वाला रोग है वह है आपका बी, घेंघा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो आपकी दी हुई है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी दिखाई देती है, निम्न में से ऐसा परिभाषित होता है? वुड इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स बेंट, इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द फॉलोइंग। किसकी वजह से जो है देखो आपका इस प्रकार से प्रतिभाषित होता है पानी में डूबा हुआ लकड़ी की वो मुड़ा दिखाई देने लगता है? प्रकाश का परावर्तन की वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर देखो आपकी प्रकाश का विसर्जन। तो राइट आंसर होगा देखो आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का अपवर्तन। जो भी आंसर सी को कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। प्रकाश के अपवर्तन की वजह से जो है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से जो है पानी में डूबी हुई लकड़ी जो है वो मुड़ी दिखाई देती है।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है देखो आपका कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरते रहता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? एन आयरन नीडल सिंक्स इन वाटर बट द शिप फ्लोट्स ऑन विच प्रिंसिपल इट इज बेस्ड? क्या दिया हुआ है कि पास्कल के सिद्धांत पे है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे है, या फिर केपलर के सिद्धांत पे, या फिर गुरुत्वाकर्षण के नियम से है। एक चीज सबको ध्यान में रखिएगा कि इसे फ्लोटिंग बॉडी लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग बॉडी लॉ के भी नाम से जाना जाता है। उसके साथ साथ जहाज वाले पे भी जानते हैं कि जो जहाज बनाने का विज्ञान किसके सिद्धांत पर चलता है। तो याद रखिएगा ये सभी जो है ये सभी संबंधित है देखो आपकी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, ठीक है। जो राइट आंसर होगी कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरते रहता है, ये जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो आपका कि नाभिकीय रिएक्टर के खोज करता है इन्वेंटर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, माइकल फेराडे, या फिर देखो एनरिको फर्मी। सबको बताइएगा कि जो नाभिकीय रिएक्टर है उसके खोजकर्ता कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी? जल्दी जल्दी आंसर करो सबको, बिना किसी मिस्टेक के साथ सभी करिएगा। तो राइट आंसर देखिए आपकी एनरिको फर्मी होगी, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो नाभिकीय रिएक्टर थी इसकी खोज की गई है देखो एनरिको फर्मी के द्वारा, लगभग सभी को पता होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है देखो आपका कि जिस ताप पर कोई द्रव उष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है? द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस इनटू वेपर आफ्टर रिसीविंग हीट इज कॉल्ड गलनांक, द्रवणांक, क्वथनांक, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। निम्न में से क्या बोलते हैं जब कोई ताप देखो जब कोई ताप पर कोई द्रव्य जो है उष्मा में बदल जाता है? तो याद रखिएगा जिस ताप पर कोई द्रव उष्मा पाकर बदल जाता है, उष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है, उसको देखो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। वो उबलता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जब किसी ताप पर कोई द्रव उष्मा में बदलता है तो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो आपका कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, या फिर हाइग्रोमीटर? जल्दी से आंसर कीजिएगा सभी। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो जो यंत्र है वो है देखो आपका बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर का जो है प्रयोग करते हैं वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए। एक और चीज याद रखिएगा कि इसको वायुमंडलीय दाब मापी भी बोलते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय दाब मापी भी इसको बोला जाता है, तो देख लीजिएगा वायुमंडलीय दाब मापी भी लिखता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है देखो आपका कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है? चलो ये थोड़ा सा इसमें चेंज नहीं कर पाया मैं, इंग्लिश देखो इसकी चेंज है, तो इसके ऊपर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। सिंपल सा पूछा हुआ है आपका, देखो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हिंदी में बोलो तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या, इंग्लिश में बोलो तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन नंबर ए में केल्विन है, बी में मोल है, सी में कैंडेला है, और ऑप्शन नंबर डी में देखो आपका एम्पियर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में आपका एम्पियर है, शायद आपको दिख नहीं रहा है, डी में एम्पियर दी हुई है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर होता है, लगभग सभी को पता है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी एम्पियर, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो ऑप्शन नंबर डी एम्पियर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि है देखो आपका कि सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? विच गैस ऑफ एटमोस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम गेटिंग स्कॉच्ड बाय द इंटेंसिव रेज ऑफ द सन? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, या फिर आर्गन? निम्न में से कौन सा ऐसा गैस है जो कि आपका झुलसने से हमारी मदद करता है सूर्य की तीव्र किरणों से, ठीक है। तो वायुमंडल की जो गैस है वो देखो आपकी ओजोन होती है, ओजोन परत भी होती है। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, और शायद आपका जीएस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। सबकी बताइएगा यहाँ पे देखो, तो चलो आपकी लगभग क्लियर हो गई है, ठीक है। आपकी 30 क्वेश्चन हो गई, आपकी जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चन हो चुकी हैं। जीएस सेक्शन जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका देखो यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपके मैथ के क्वेश्चन होंगे, आज नहीं, आज तो हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, आज संडे, आज प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो आज टोटल 50 क्वेश्चन होगी। बाकी दिन 30 क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर में से, पर आज मैथ भी होगा और रीजनिंग भी होगी। चलिए सबको बताइएगा क्या दिया हुआ है। देखो ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 15 से गुना करने पर इसमें 196 की वृद्धि हो जाती है? ये चीज दी हुई है, मैं सोल्व करता चलूंगा, आप सभी अपना अपना बताइएगा, ठीक है। मैं भी इधर सोल्व करते चलता हूं। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या दिया हुआ है देखो, ऐसी कौन सी संख्या जिसे 15 से गुना करने पर, तो हम लोग क्या करेंगे ना, उस संख्या को x मान लेंगे, ठीक है। वो संख्या हमने क्या मानना है, तो हमने मान लेना है x। क्या बोला, ऐसी कौन सी संख्या जिसे 15 से गुना, मतलब कि x को क्या करेंगे, तो 15 से गुना करेंगे, ठीक है ना। अब आगे क्या बोला, गुना करने पर इसमें, मतलब कि संख्या में, तो x में कितने की वृद्धि हो रही है, तो 196 की, मतलब कि प्लस में 196, वृद्धि को तो जोड़ने के रूप में ही दिखाएंगे। अब x इंटू 15 करोगे भाई, तो कितना आना है, 15x आना है, और इक्वल टू में आपका हो जाना है x प्लस 196। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब इस x के देखो इधर ला दो, ठीक है, मतलब कि 15x माइनस में x इक्वल टू 196। यहां तक सबका क्लियर है। अब क्या करते हैं, इसको घटा दे, ठीक है। तो 15x में से x को घटाएगा तो कितना आएगा, तो जब 15x में से x को घटाएगा तो आपका आएगा देखो 14x, और 14x इक्वल टू देखो आपका हो गया 196।
अब x इक्वल टू निकालोगे तो क्या होगा आपका, तो देखो होगा 196 बाई में 14, कट कर दीजिए, कितनी बार में कट होगा, बिल्कुल इजी पढ़ने वाला। राइट आंसर क्या होगी, तो 14 टर्म में जो आपका कट होगा। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। सभी की सही गई होगी, बिल्कुल यही उम्मीद है मुझे आप सभी से। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि देखो आपका दिया हुआ है कि एक संख्या की 3/4 का 1/3 30 है। वह संख्या क्या बोला है, देखो एक संख्या, तो फिर से वही संख्या हमने मान ली x, ठीक है। अब क्या बोला, संख्या की 3/4 मतलब कि 3/4। अब इसका पूरा संख्या की 3/4 का 1/3 मतलब कि 1/3, तो इसका भी 1/3 कर दो, कितना है, तो ये देखो आपका 30 है। अब देखो ये 3 से 3 कट गया, तो क्या आ गया आपका, देखो x/4 इक्वल टू में 30। x इक्वल टू निकालिएगा तो होगा देखो आपका 30 × 4, 30 × 4 करिएगा तो आएगा 120। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आप सब सी निकाल रहे होंगे, बिल्कुल राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि दिया हुआ है देखो आपका कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा कितनी है, भुजा बतानी है इसकी। चलिए बनाते हैं इसको। क्या होता है, दिया हुआ देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया, 36√3। अब समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है देखो आपका √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इक्वल टू में कितना हो गया आपका, देखो तो 36√3 हो गया। अब क्या करोगे, तो मानो इधर आपका ए स्क्वायर को स्क्वायर रहने दो, अब इसको उधर भेज दो, तो ये देखो आपका 36√3 था। अब क्या आएगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा और ये जस्ट उल्टा आएगा, क्योंकि जब भाग के चिन्ह मतलब भिन्न रूप में, तो वो जस्ट उल्टा आता है, तो यहाँ ऊपर में चला जाएगा 4, जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। तो ये देखो ये √3 से √3 कट गया ना। अब क्या आया देखो आपका, तो आपका आ रहा है देखो a स्क्वायर इक्वल टू 36 × 4। यहाँ तक तो सबको क्या क्लियर होगा, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगी ना। तो चलिए अब मैं जरा इसको यहाँ से इरेज करके और अच्छे से आगे बनाते हैं। चलिए इतना हो गया। आपका क्या आ रहा था, देखो यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है देखो 36 × में 4। अब a इक्वल टू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट में 36 × में 4 हो जाएगा। a इक्वल टू उसको निकाल लो टोटल, तो 36 को तोड़ोगे तो देखो 6 का स्क्वायर हो तो 6 × 6 हो गया। 4 को तोड़ोगे देखो 2 × 2, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। अब a इक्वल टू 2 6 के लिए 1 6 बाहर आएगा, 2 2 के लिए 1 2 बाहर आएगा, तो 6 × 2 करिएगा तो कितना आएगा आपका, तो 12। ऑप्शन नंबर बी जो है इसकी राइट आंसर होगी, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा हो, क्योंकि देखो डीपली तरीके से समझा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट मेथड से नहीं बना रहा हूँ, मोस्टली डीपली तरीके से बनाते हुए आपके लिए मैं चल रहा हूँ। तो शायद किसी की भी यहाँ पे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और सभी को समझ में भी आ रही होगी। क्या दिया हुआ है देखो आपका कि एक तैराक की चाल धारा की दिशा में जो है आपका 16 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब कि x इक्वल टू इसने दे दिया देखो आपका 16 किलोमीटर पर आवर। अब धारा के विरुद्ध तो उसको y लिखते हैं, y इक्वल टू इसने दिया हुआ है देखो आपका 12 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, प्रति घंटे। शांत जल में तैराक की चाल पूछा, देखो शांत जल में तैराक की चाल निकालोगे तो वो होता है 1/2 इंटू में x प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको बना दो 1/2 इंटू में x प्लस वाई। x कितना है देखो आपका 16 है, y कितना है देखो आपका 12 है। अब जब 16 + 12 करेगा तो आएगा आपका कितना, आएगा 28। इसको कितना आएगा ये, तो ये देखो आपका 28 आया, 28 बाई में 2 कर दोगे तो कितना आएगा, तो 14। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर डी। सभी की सही आई होगी। राइट आंसर क्या होनी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जानी है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई धावक 20 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है तो उसका वेग क्या होगा, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। चलिए सबको बताइएगा। क्या दिया हुआ है देखो कि 20 सेकंड में जो है 200 मीटर दूरी तय करता है, उसका वेग, उसका चाल पूछा है। चाल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, देखो आपका चाल इक्वल टू फॉर्मूला होता है देखो आपकी दूरी बटा में समय होता है, ठीक है। चाल इक्वल टू फॉर्मूला होता है दूरी बटा में समय। तो दूरी कितना है, दूरी देखो 200 मीटर और समय कितना है, तो समय देखो 20 सेकंड। कट कर दो, आपको पता चल जाएगा 0 से 0, 2 से देखो ये 10 बार में कट होगा। राइट आंसर कितना आएगा, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन की राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो पहले ए और बी दोनों मिलकर 20 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य निकालो तो जस्ट उल्टा होता है 1/20। अब ए अकेला उस कार्य को कर रहा है 30 दिन में, तो इसका 1 दिन का कार्य निकालो तो हो जाएगा 1/30, जस्ट उल्टा होता है। अब जब इतना हो गया तो कुछ नहीं, ये जो दोनों मिलकर कर रहा है ए और बी, उसमें से ए वाले को घटा दियो तो आपको बी वाला पता चल जाएगा। तो जब इसको करोगे तो इनका एलसीएम लोगे तो आएगा देखो आपका 60। ये देखो आपका 20 से ये 63 टर्म में कट होगा और 30 से 68 2 टर्म में कट होगा, मतलब कि कितना आ गया 1/60। जस्ट उल्टा करोगे तो कितना हो गया, तो बी कितना दिन में कार्य पूरा करेगा, तो 60 दिन में। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि प्रथम 100 घन पूर्णांकों का औसत कितना है। प्रथम 100 घन पूर्णांक बोला है तो कितने होते हैं, देखो तो 1 2 3 इसी प्रकार चलता है ना, 4 5 डॉट डॉट मानो प्रथम 100 बोला है तो 100 तक जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा सबको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन आई में ये पार्ट बहुत बार पूछी गई है, ऐसा आपको एक क्वेश्चन जरूर दी जाएगा अपने पेपर में। तो जब सेम देखो सेम डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ +1 का डिफरेंस है, 2 से 3 आने में +1 का डिफरेंस है। तो जब सेम डिफरेंस है तो पहला संख्या और प्लस में आखिरी संख्या, तो पहला संख्या 1 और प्लस में आखिरी संख्या कितना हो गया,
तो ये हो गया 100/2 होता है। कितना आ गया देखो आपका, तो आएगा 101/2। कट करिएगा तो कट होगा देखो ये आपका 50.5 टर्म में। राइट आंसर कितनी आएगी, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका कि एक वृत्त का परिमाप 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है। चलिए वृत्त का परिमाप दिया है, क्या दिया हुआ है, वृत्त का परिमाप। अब वृत्त का परिमाप मतलब क्या, तो वृत्त की परिधि, परिधि परिमाप दोनों एक ही चीज है, तो क्या हो गया 2πr इक्वल टू हो गया देखो आपका 88। अब आपसे क्या बोला है यहाँ पे देखो 2 इंटू पाई का वैल्यू हो गया 22/7 इंटू में आपका हो गया r इक्वल टू में हो गया 88। अब r इक्वल टू निकाल दो, तो यहाँ पे जो 88 है वो हो गया, जो नीचे है वो ऊपर जाता है, तो 88 इंटू 7 आ गया। और बाई में हो गया आपका देखो 2 इंटू 22 से देखो ये 4 टर्म में कट होगा, 2 से देखो ये 2 टर्म में कट होगा, मतलब कि 7 इंटू 2 r इक्वल टू कितना आया देखो आपका 2 इंटू में 7। जब 2 इंटू 7 करेगा तो आपका कितना आएगा, तो आएगा 14। राइट आंसर क्या होगी, तो 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपने निकाल ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यदि 8 लड़कों का औसत 16 है, यदि उसमें से एक लड़के की कमी हो जाने पर औसत 12 जाता है। इसको अच्छे से बार देख लीजिएगा, क्या दिया हुआ है देखो कि यदि 8 लड़कों की औसत 16 है, मतलब कि 8 इंटू 16 पहले कर दो, ठीक है। उनमें से एक लड़के की कमी हो जाने पर, एक लड़का कम कर गया, तो पहले 8 थे तो अब हो गया 7, उनकी औसत कितनी रहती है 12 रह जाती है। इतना हो गया तो पूछा गया तो उस लड़के का मान बताए, तो कुछ नहीं, इसमें से इसको घटा दीजिए, आंसर पता चल जाएगा। तो 16 इंटू 8 कीजिएगा तो कितना आएगा, तो आपकी देखो आएगी 128। यहाँ तक सबकी क्लियर होगी। अब माइनस में आपका 12 इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा, तो आएगा देखो आपका यहाँ पे 84। अब इनको घटा दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। घटाने पर कितना आएगा देखिए, तो जब इसको घटाइएगा आप तो आपको राइट आंसर मिलनी है, कितनी आ जानी है, तो 28 + 16 मतलब कि 44। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है A/B = 3/4 तथा C/B = 5/8। तो A/B का मान आपको यहाँ बताना है। क्या दिया हुआ है देखो आपको A/B = मानो दिया है 3/4 और C/B = आपको देखो दिया है 5/8, यही दिया हुआ है ना। अब देखो आपको क्या बोला है A/B, तो यहाँ पे यदि ध्यान से देखोगे तो इस प्रकार है, मानो A/B इंटू में C/B, तो ये तो चलेगा नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे देखो एक मिनट इसको यहाँ पे समझिएगा, ये A/C रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे A/C होना चाहिए था, ये मिस्टेक हुई है, देख लीजिएगा सब कोई, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, A/C आपको निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या होगा, ये आपका ऊपर जाएगा, तभी तो मानो C नीचे आएगा तो आप A/C निकाल पाओगे। देखिएगा क्वेश्चन में तो इस मिस्टेक वाली टाइपिंग में A/C यहाँ पे आपको निकालनी है, सबको ध्यान में रखिएगा। तो A/C निकालने क्या करना होगा, पहले C को नीचे लाना होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो तो फॉर्मूला जो रूल होगा वो होगा A इंटू बी, बाई में ये B ऊपर चला जाएगा और C नीचे आ जाएगा, इस प्रकार से निकाल देनी है। तो इक्वल टू में क्या हो गया देखो आपका 3/4। अब इंटू में ये देखो B का जो वैल्यू था 8 था, तो अब ये नीचे था लेकिन ऊपर जाएगा, मतलब कि क्या हो गया 8 हो गया, और C का जो वैल्यू पहले था अब वो अंत में आएगा नीचे, ये 5 हो गया। तो 4 से देखो ये आपका 2 टर्म में कट होगा, B से देखो B कट जाएगा, तो क्या आ गया देखो आपका A/C इक्वल टू में 3 2 6 और बाई में 5, मतलब कि A/C इक्वल टू कितना आया, तो 6/5। आप सबके आंसर शायद आ रही होगी A/C इक्वल टू 6/5। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि 180 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 60 मिनट में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल बतावें। देखिए ध्यान से, चाल बताना है, चाल बराबर इक्वल फॉर्मूला कहता है दूरी बटा समय, ठीक है। तो यहाँ दूरी कितनी है, तो दूरी देखो 180 किलोमीटर की, लंबाई 180 है, बटा समय, तो 60 मिनट से मतलब घंटा में लिख लीजिए, तो ये 1 घंटा हो जाएगा। अब देखो 180 बटा में 1 करोगे तो कितना आएगा, मतलब कि 120 किलोमीटर पर आवर की गति से ही वो जो है वहाँ से गुजरी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो आपका दिया हुआ है कि रमेश ने हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांक क्रमशः 53, 47 तथा 74 है, उसके औसत प्राप्तांक कितनी है। तो निकालने का तरीका आप सबको पता है, दिए गए परिमाणों का योग बटा में परिमाणों की कुल संख्या। तो परिमाणों का योग तो 53 प्लस में 47 प्लस में 74 और बटा में कुल संख्या तो कितनी है, तो 1 2 3 3 है, तो बटा में 3 हो गया। अब इसको यहाँ से निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले जोड़ो इनको, जोड़ने पर कितना आएगा, तो जोड़ोगे तो देखो आपका आएगा 174, बाई में हो गया 3। इनको कट करोगे तो ये कितने बार में कट होंगे, तो ये देखो आपके कट हो जाएंगे 58 टर्म में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 58, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये है तथा लाभ यदि 20% का है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ये जो है आपको यहाँ बतानी है। आज जो भी आप क्वेश्चन करें ये सभी क्वेश्चन देखो 2018 से लेकर 2021 के बीच के हैं और जो भी मोस्टली रिपीटेड है केवल उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया है। तो बतानी है विक्रय मूल्य कितनी थी, ठीक है। विक्रय मूल्य यहाँ पे आप सबको बताना है, तो विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य मान निकालनी। विक्रय मूल्य इक्वल टू फॉर्मूला होता है देखो आपका क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य और इनटू में आपका हो जाता है जो 100 प्लस लाभ होगा। तो इसको चलिए निकाल लेते हैं, विक्रय मूल्य निकालना है ना, तो क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, इनटू में 100 प्लस में लाभ कितना हो गया, तो इसका मानो 120% निकालोगे क्योंकि 100% पहले से रेट था उसमें उसको 20% का बेनिफिट हुआ है, तो मतलब ये 120 हो गया और बटा में आ गया ये 100। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 12 6 कितना होता है 72, 72 और एक 0 मतलब कि 720। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आ गया होगा सभी का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है
कि B/C = 3/4, तो 2B+3C का मान बताए, अपना अपना बताइएगा। चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, B/C = 3/4, मतलब कि B इक्वल टू कितना है तो 3 है और C इक्वल टू कितना है तो 4 है, यही है ना। 2B मतलब कि 2 इंटू बी का वैल्यू कितना है 3, 3C मतलब कि 3 इंटू सी का वैल्यू कितना है तो 4, 2B तो 3 2 कितना हो गया 6 और प्लस में कितना आ गया तो ये आ गया देखो आपका 12, 12 + 6 कर दोगे तो कितना आएगा तो आपकी आ जाएगी देखो 18, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि 4000 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये चीज़ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये बनाने का तरीका मैंने आप सबको बताया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंडियन आई में बहुत बार रिपीटेड भी हुआ है। देखिए जब भी बोला जाए कि 4000 में से कौन सी छोटी संख्या घटाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस संख्या से बोल रहा है विभक्त करने को उससे सिंपल उस संख्या में भाग दे दो। तो 19 से 4000 में भाग दे दो, तो जब 19 से 4000 में भाग दीजिएगा ना तो इसमें देखो 10 आपका शेषफल बच जाएगा। इसका मतलब कि 10 जो एक्स्ट्रा हो गया, 10 जो आपका रिमाइंडर बच जाएगा, 10 जो आपकी शेषफल बच जाएगी। तो यदि 10 शेषफल बची इसका मतलब 10 ज़्यादा था, तो यदि 10 को घटा देंगे तब तो कट जाएगा ना। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 10। ठीक है, आप सब करके देख लीजिएगा, मैं भाग नहीं दे रहा हूँ, शेषफल 10 ही बचेगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ देखो आपकी मैथ कंप्लीट हो गई है, अब जो आपकी रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आपकी मैथ देखो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, अब जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। क्या दी हुई है यहाँ पे देखो, आपकी विषम की पहचान करें, फाइंड द ऑड वन, तांबा, जस्ता, पीतल या एल्यूमिनियम। यहाँ पे आपको विषम बताना है, तो सबको ध्यान में रखिएगा विषम यहाँ पे कौन है ये आप सबको बतानी है। तो देखो तांबा एक मिश्र धातु है, जस्ता भी यहाँ पे आपको क्या क्या हो गया, तांबा, जस्ता, पीतल और एल्यूमिनियम। जल्दी से आंसर करो, आप सबका क्या जा रहा है ये मैं देखना चाहूँगा, तो याद रखना। ठीक है, तांबा क्या है तो तांबा देखो एक धातु है, जस्ता भी देखो एक धातु है और एल्यूमिनियम क्या है तो एल्यूमिनियम भी देखो आपकी एक धातु है। लेकिन जो पीतल है ये एक मिश्र धातु है, ये एक अवयव है। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है यहाँ पे भिन्न है। ठीक है, यहाँ पे ऑड है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है 1 9 25 49, अगले में है व्हाट, बताना है अगला क्या होगा। तो देखो क्या 1 के बाद 9, 9 के बाद 25, 25 के बाद 49, मतलब कि विषम संख्याओं का देखो ये क्या कर रहा है तो आपका देखो वर्ग कर रहा है। पहले 1 का स्क्वायर निकाला, नेक्स्ट वाले में 3 का स्क्वायर किया है, अगले वाले में 5 का स्क्वायर, अगले वाले में 7 का स्क्वायर, तो अगले वाले में कुछ नहीं 9 का स्क्वायर कर दो, तो 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा तो 81 आएगा, ऑप्शन नंबर बी सबके साथ सही गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, क्या है देखो आपका कि यदि रिजल्ट को किसी सांकेतिक भाषा में SUL, ये देखो इंग्लिश थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा आप सब। ठीक है, इस पर ध्यान मत देना, इंग्लिश में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। चलिए बतानी है कि यदि रिजल्ट को कितना लिख रहा है देखो तो आपका RESULT, इसको क्या कर रहा है लिख दे रहा है देखो SULTRE, ये लिख रहा है ना। क्या किया देखो यहाँ पे आपका, तो ध्यान से देखोगे तो बीच से लेके चल रहा है। ठीक है, बीच से 3 डिजिट उठाया है सबसे पहले यहाँ पे देखो, फिर नेक्स्ट में TRE पीछे से लिया है, तो वही करेंगे हम लोग। देखो क्या दिया आपका IGHTBR, ठीक है ये चीज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, पीछे से 3 डिजिट को लो, तो यहाँ से देखो 3 डिजिट लो तो BIH, ठीक है, और फिर आगे आपका हो जाएगा क्या तो यहाँ पे जो हो जाएगी देखो आपकी RIG। तो इस प्रकार जो राइट आंसर होगा वो देखो आपकी हो जाएगी यहाँ पे कौन सी, सबको बताइएगा राइट आंसर क्या आ जा रहा है। देखो यहाँ पे चारों ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ आपको, जो राइट आंसर इसका वो देखो आपका यहाँ पे क्या होगा सबको बताइएगा। देखिए जो राइट आंसर है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है HTBRIG, ये जो इसका राइट आंसर होगा। जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन पे आपको चलना होगा। देख सकते हो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपकी दी हुई है देखो ये IGHTBR, ठीक है ये दिया हुआ था। इन्होंने देखो रिजल्ट को क्या लिखा था SUL कर दिया था, यहाँ से उठाया था 3 डिजिट को, तो यहाँ से भी उठाओ आप सब, तो HTB हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या किया था T को लिखा था, तो यहाँ पे R हो गया। नेक्स्ट I और G को डायरेक्ट लिख दिया था देखो यहाँ पे आपका, जिस प्रकार इन्होंने देखो आपकी यहाँ पे देखो R और E को डायरेक्ट लिख दी थी। तो उसी प्रकार जो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखो यहाँ पे HTBRIG, डी नंबर ऑप्शन जो इसकी सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है आइडेंटिफाइड द ऑड वन, विषम की पहचान करें, कानपुर, पटना, वाराणसी या आगरा, निम्न में से कौन सा जो आपका विषम है। तो देखिए कानपुर, पटना, वाराणसी, आगरा, विषम कौन सा है। तो देखिए ये तीनों जो है ना, ये तीनों आपके गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, लेकिन जो आगरा है ये हो जाता है यमुना नदी के किनारे। इस पर राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर डी, ये जो है यहाँ पे विषम है। ठीक है, चलिए तो अगले पे देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो दिया हुआ है अच्छा बुरा छत, फिर बताना है वर्ड। तो देखिए अच्छा का बुरा जस्ट उल्टा है, तो छत का उल्टा क्या होता है फर्श, छत का उल्टा फर्श हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार क्वेश्चन की राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए तो आपकी क्लियर हो गई। यहाँ पे आपकी देखो 50 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। आप सब बताना 50 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। मैंने आप सबको टारगेट 38+ का दिया था, यदि आप सबने 38+ किया तो बहुत अच्छी बात है। लगभग जिनके भी 38+ उनका मेरिट में नाम आ जाना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इससे ज़्यादा मेरिट कहीं की भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबको अपना अपना इसको जरूर शेयर कीजिएगा।